अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सॉल्ट एनालिसिस को डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्ट एनालिसिस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने ड्राई टेस्ट को डिस्कस कर लिया था, वो वीडियो नंबर 14 थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले उसको जाके चेक कर लें। नेक्स्ट हम इस वीडियो में वेट टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्ट एनालिसिस चूँकि एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है, जिसमें कि सिर्फ हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एसिड रेडिकल और कौन सा बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है हमारी सॉल्ट में। तो इसके लिए हम डिफरेंट तरह के रीजन्स यूज़ करते हैं और डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स आते हैं, जिससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि कौन सा रेडिकल है। सॉल्ट चूँकि 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट होती है, एक उसमें एसिड पार्ट होता है मेन के जो एसिड की तरफ से आता है, और दूसरा जो है वो बेसिक पार्ट होता है जो कि बेस की तरफ से आता है। एसिडिक रेडिकल्स जो हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो बेसिक रेडिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये मोस्टली हमारे पास मेटल्स होती हैं। एसिड रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल को स्टडी करने के लिए हमने इनको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इनकी ग्रुपिंग की हुई है, जिसकी वजह से हमें इनके दरम्यान डिफ्रेंशिएशन है वो इजी हो जाएगी। सिंपली आपने जब भी एसिड रेडिकल को आइडेंटिफाई करना है तो उसका सॉल्ट का वाटर में सॉल्यूशन बनाना है, और आप उसको हल्का सा हीट कर सकते हैं। अगर तो वो सॉल्ट डाइज़ोल्व नहीं हो रही तो डाइज़ोल्व करवाने के लिए आप हीट कर सकते हैं। देन जब सॉल्ट डाइज़ोल्व हो जाएगी तो ये आपके पास एक्वस सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट आपने जो भी प्रोसीजर करना है इसी सॉल्यूशन के साथ करना है, इसीलिए इसको वेट टेस्ट कहते हैं, क्योंकि हम सॉल्ट को ड्राई फॉर्म में यूज़ नहीं कर रहे बल्कि इसका हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। मिक्स अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट विद सॉलिड सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब और चाइना डिश। देन डिस्टिल्ड वाटर इसमें डालें, बॉयल करें मिक्सचर को और फिल्टर कर लें, और एसिटिक एसिड इस फिल्ट्रेट में डालें जब तक कि एफरवेसेंस स्टॉप ना हो जाए। देन आप इसको वार्म करें ताकि सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाए। तो ये जो सॉल्यूशन अब बन के आया है ये आपके पास ओरिजिनल सॉल्यूशन है एसिडिक रेडिकल्स के लिए, और जितने भी एसिड रेडिकल्स हैं अदर देन एसीटेट उनका ओरिजिनल सॉल्यूशन हम इसी तरह प्रिपेयर करेंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन या ओरिजिनल सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे वेट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने मेमोराइज़ करनी है वो है जी, आपने इसके ग्रुप्स याद करने हैं। एसिड रेडिकल जो हैं इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप में डाइल्यूट एसिड ग्रुप रेडिकल्स हैं। नेक्स्ट वाले ग्रुप को हम कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल्स कहते हैं, और थर्ड वाले में स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स हैं। हमारे पास टोटल जो एसिड रेडिकल्स हैं वो अगर हम काउंट करें 6, 6, 12 और 2, 14 एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, और 23 जो हैं वो बेसिक रेडिकल्स होते हैं। इस तरह से टोटल रेडिकल्स जो हैं वो 40 होते हैं। डाइल्यूट एसिड ग्रुप रेडिकल्स को जब हमने आइडेंटिफाई करना है तो हमने सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना है, और देन हमने उसको डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करना है। मीन के टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देना है। देन हम उसे हल्का सा वार्म करेंगे, लेकिन बॉयल नहीं करना। देन आपने इसके रिज़ल्ट्स चेक करने हैं कि कोई गैस इवॉल्व हुई है या नहीं हुई। अगर गैस इवॉल्व हुई है देन उसकी हम फर्दर टेस्टिंग करेंगे, वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। डाइल्यूट एसिड ग्रुप रेडिकल में जो हमारे पास रेडिकल्स आते हैं, जो एनाइंस आते हैं, उनमें कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, S-2 जिसको सल्फाइड कहते हैं, सल्फाइड। देन SO3-2 इसको हम सल्फाइड कहते हैं। देन हमारे पास S2O3-2 इसको थायोसल्फाइड बोलते हैं, एंड नाइट्राइट NO2-। ये हमारे पास 6 डाइल्यूट एसिड ग्रुप रेडिकल्स हैं। अगर तो हमने इसमें एसिड डाला, डाइल्यूट एसिड डाला, और एक कलरलेस और अडरलेस गैस इवॉल्व हुई, और इवॉल्व होती हुई हमें ऐसे नज़र आए कि उसमें बबल्स बन रहे थे। हमारा जो सॉल्यूशन था बबल्स की फॉर्म में कोई गैस उसमें से बाहर आ रही थी, जिसको हम एफरवेसेंस कहते हैं। देन हमने इस गैस को टेस्ट करने के लिए कि ये कौन सी गैस है, हमने लाइम वाटर यूज़ किया। मीन कि इस गैस को हम लाइम वाटर में से पास करेंगे, और अगर तो लाइम वाटर मिल्की हो गया इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, और इससे इंडिकेशन मिलेगी कि ये या तो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है। इसकी जो इन दोनों की फर्दर डिफ्रेंशिएशन है वो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनको मज़ीद कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि एग्जैक्टली इन दोनों में से कौन सा है।
नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड नंबर पे, अगर तो कोई ऐसी गैस इवॉल्व हुई है जो कि कलरलेस थी लेकिन साथ ही उसकी एक रोटन एग स्मेल थी, इसका मतलब कोई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व हुई होगी। और इसको चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली ये हाइड्रोजन सल्फाइड ही है, तो इसका रिएक्शन हम लेड एसीटेट पेपर के साथ करवाएंगे। मीन कि हम पेपर लेंगे, उसको लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे और अपनी टेस्ट ट्यूब के ऊपर ले आएंगे। अगर तो उसका जो कलर है, पेपर का कलर ब्लैक हो गया, तो इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड थी और उसने लेड सल्फाइड बना दिया लेड एसीटेट पेपर के साथ। तो ये इंडिकेशन होगी कि इसमें सल्फाइड जो एसिड रेडिकल है ये प्रेजेंट था। यहाँ तक हमारे दो तरह की हमने गैसेस को देख लिया। नेक्स्ट, अगर तो हमारे पास एक गैस इवॉल्व होती है जो कि कलरलेस है लेकिन उसकी स्मेल पंजेंट है, जैसे बर्निंग सल्फ़र की स्मेल होती है, और साथ ही जो गैस है उसका हमने टेस्ट किया K2Cr2O7 मीन के पोटाशियम डाइक्रोमेट के पेपर के साथ अगर हमने उसको टेस्ट किया है और ये जो पेपर है ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई होगी। और ये इंडिकेशन देती है कि हमारे पास ये जो रेडिकल था ये सल्फाइट रेडिकल था, सल्फाइट। नेक्स्ट केस में सेम यही प्रोसीजर होता है, मीन के यही वाली गैस निकलती है सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये पंजेंट स्मेल वाली, और ये पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ उसको ग्रीन कर देती है। लेकिन सिर्फ एक एडिशन होती है कि जो टेस्ट ट्यूब के कूलर पार्ट्स होते हैं वहाँ पर येलो कलर का हमें डिपॉजिट नज़र आता है, मीन के येलो कलर के कोई प्रेसिपिटेट्स लगे हुए हमें नज़र आते हैं, जिससे इंडिकेशन मिलती है कि इसके साथ साथ सल्फ़र जो है, सल्फ़र एलिमेंट वो भी मीन के सेपरेट हुआ है। और अगर तो गैस भी इवॉल्व हो रही है और सल्फ़र भी डिपॉजिट हो रहा है, ये दोनों अगर एट ए टाइम हो रही हैं चीज़ें, तो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे सल्फाइड रेडिकल नहीं है बल्कि थायोसल्फाइड रेडिकल है। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्राइट रेडिकल आता है। इस केस में रेडिश ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होती है जिसकी पंजेंट स्मेल होती है, और ये आयरन सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, मीन के अगर आप पेपर को इस सॉल्यूशन में डिप करके उसके ऊपर लाते हैं तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो इसको ब्लैक कर देता है। तो ये जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई थी और ये नाइट्राइट ग्रुप रेडिकल आइडेंटिफाई हो चुका है। इसकी आप प्रॉपर स्कीम बनाएं और इसको आप राइट डाउन करें इन चीज़ों को कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी और उसका किसके साथ रिएक्शन होगा तो वो कौन सा कलर देगा। जब आप इसको एक दफ़ा लिख लेंगे उसके बाद 2 से 3 दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें खुद ब खुद मेमोराइज हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है ग्रुप रेडिकल्स को आप डिफरेंट तरह के निमोनिक्स के ज़रिए भी याद कर सकते हैं, ग्रुप रेडिकल्स के नेम्स, लेकिन निमोनिक्स फिर ज़रा उनकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो इतने ज़्यादा लेंथी ना हों कि हमें निमोनिक्स के वर्ड्स तो याद रह जाएं लेकिन हमें जो एक्चुअल में हमारा रेडिकल है वो याद ना हो। तो आप ये अच्छा है कि आप एटलीस्ट जो एसिड ग्रुप के रेडिकल्स हैं उनको निमोनिक्स के बगैर ही याद कर लें, मीन कि आप वैसे ही याद करें कि जो डाइल्यूट एसिड ग्रुप है उसके अंदर कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, देन सल्फ़र वाले साले हैं उसमें सल्फाइट आता है, सल्फाइड आता है, थायोसल्फाइड आता है और नाइट्राइट आता है। जो नाइट्रेट है ना वो कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल में आता है। तो देन जो सेकंड वाला है कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल, उसको हम नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम देख लें अगर हमारे पास कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की इंडिकेशन हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है, लेकिन इनमें हमने मज़ीद डिफ्रेंशिएट करना है कि इन दोनों में से कौन सा है। देन हम सिंपली कार्बोनेट को देखेंगे, वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे। अगर तो ये वाटर में इनसोल्यूबल था तो इसका मतलब है कि ये कार्बोनेट था, और अगर तो ये सोलूबल था इसका मतलब ये बाइकार्बोनेट था। एक तो ये टेस्ट है सोलूबिलिटी का टेस्ट। नेक्स्ट जो है आप इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट यहाँ से याद कर लें कि आपने उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया। एक्वस सॉल्यूशन हम इसको प्रिपेयर करने के लिए फिर इसके ओरिजिनल सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा या इसको हीट करना पड़ेगा। देन हम इसके मैग्नीशियम सल्फ़ेट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, और मैग्नीशियम सल्फ़ेट के साथ अगर तो वाइट पीपीटी इसके बनते हैं विदाउट हीटिंग ही, तो इसका मतलब ये कार्बोनेट था। अगर तो हीटिंग के बगैर नहीं बने लेकिन जब हमने हीट किया तो तब वाइट पीपीटी बने, तो इसका मतलब ये
बाई कार्बोनेट था। इसको आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि आपने मैग्नीशियम सल्फेट के साथ इसका रिएक्शन करवाना है और कार्बोनेट में हाइड्रोजन नहीं है। कार्बोनेट का अगर हम रेडिकल देखें तो ये विदाउट हीटिंग ही बना देगा। और यहाँ से याद रख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन भी है और उसमें हमने हीट भी करना पड़ेगा, तो ये हीट करने पे वाइट पीपीटी बनाएगा। नेक्स्ट एक नोट है हमारे पास कि जब भी हमने इसमें एसिड यूज़ करना है तो प्रेफर करना है कि हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करें, डाइल्यूट HCl को यूज़ ना करें। और इनके जो रीज़न्स हैं वो हम वाइवा वॉइस के जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं, नेक्स्ट वाली वीडियोस होंगी तो उनमें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कि डाइल्यूट HNO3 हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, या इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी चलते हैं कि अगर तो हमारे पास डाइल्यूट एसिड हमने डाला और कोई भी गैस इवॉल्व नहीं हुई, कोई भी हमें इंडिकेशन नहीं मिली कि कोई भी वहाँ पे फिनोमेना नहीं हुआ, तो उस केस में हम इसका मतलब है कि इसमें डाइल्यूट एसिड ग्रुप रेडिकल्स एब्सेंट है। और देन हमने लेना है दोबारा से सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना है और उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है। मीन कि अब हम कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल्स को टेस्ट करने वाले हैं। और देन आपको इसको हल्का सा हीट करें और बॉयल नहीं करना, अब ऑब्ज़र्व करना है कि कोई कलर चेंज आया है या कोई गैस इवॉल्व हुई है तो क्या हुई है। तो उसमें देख लेते हैं इसमें क्या केसेस होते हैं। इसमें जो ग्रुप रेडिकल्स आते हैं वो सारे के सारे हेलाइड्स आते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसके अलावा नाइट्रेट है और इसके अलावा 2 रेडिकल्स हैं, एसीटेट एंड ऑक्सालेट। ये 6 इसमें एसिड ग्रुप रेडिकल्स हैं। इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि हर केस में क्या होगा। अगर तो क्लोराइड ग्रुप रेडिकल है तो उस केस में कलरलेस गैस इवॉल्व होती है जिसकी पंजेंट स्मेल होती है, और वो जो गैस है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाइट फ्यूम्स देगी। इसको हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन होता है, अमोनियम क्लोराइड वाइट फ्यूम्स बनते हैं, मीन के वाइट पीपीटी बनते हैं। तो ये इसको हम इसीलिए इसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। देन हम ब्रोमाइड के लिए देख लेते हैं। ब्रोमाइड की केस में रेडिश ब्राउन वेपर्स बनते हैं और यही जो रेडिश ब्राउन वेपर्स है ये हमारे पास NO2 जब हमने किया था डाइल्यूट एसिड ग्रुप में NO2 के लिए तो वहाँ पर भी बने थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो जो था वो आयरन सल्फेट के साथ ब्लैक पीपीटी बना रहा था, यानी कि वो रेडिश ब्राउन जो हमारे पास गैस थी वो इस वाले सॉल्यूशन के साथ ब्लैक पीपीटी बना रही थी, लेकिन इस केस में ये नहीं बनाएगी। इसीलिए हम कंफर्म करने के लिए इसके साथ भी इसका रिएक्शन कर देते हैं, इसके साथ भी टेस्ट कर लेते हैं कि ब्लैक पीपीटी बनता है। आई मीन कि जो हमारा पेपर है जिसको हमने इस सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है वो ब्लैक होता है या नहीं होता। इस केस में वो ब्लैक नहीं होगा, बल्कि ये जो गैस होगी ये चूँकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ब्रोमीन गैस का मिक्सचर होगी तो ये KI पेपर जो है इसको ब्लू कर देगी। स्टार्च KI पेपर जो है इसको ब्लू कर देगी। यहाँ से इंडिकेशन होगी कि ये ब्रोमाइड रेडिकल है। नेक्स्ट अगर तो हमारे पास वेपर से वॉयलेट कलर के बनते हैं जिसकी पंजेंट इरिटेटिंग से स्मेल होती है और कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे वो एज ए ब्लैक मैस डिपॉजिट हो जाता है। इसके अलावा स्टार्च पेपर को ब्लू कर रहा है, इसका मतलब ये आयोडीन वेपर्स बने हैं और ये आयोडाइड रेडिकल इसमें इंडिकेट होता है। ये हमारी तीनों के तीनों हेलाइड्स हो चुके हैं कि इनके केसेस में किस किस तरह की गैसेस इवॉल्व होती हैं। नेक्स्ट हम नाइट्रेट की तरफ आते हैं। नाइट्रेट के केस में सेम वही होगा जो कि नाइट्राइट के केस में हुआ था, लेकिन नाइट्राइट और नाइट्रेट में ये डिफरेंस आएगा कि नाइट्राइट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यही वाली गैस इवॉल्व करवाएगा, जबकि नाइट्रेट जो है ये कंसनट्रेटेड एसिड के साथ गैस रिलीज़ करेगा। इसमें भी जो गैस बनती है वो रेडिश ब्राउन गैस ही होती है जिसकी पंजेंट स्मेल होती है और कलर डिपेंड्स ऑन द एडिशन ऑफ कॉपर टर्निंग और पेपर पैलेट। मीन के आप इसमें जब कॉपर डालते हैं तो ये कलर जो है वो डीपन हो जाता है और साथ ही आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन को भी ये ब्लैक करेगा क्योंकि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगी। तो इससे हमारे पास नाइट्रेट की इंडिकेशन आई है। नाइट्राइट और नाइट्रेट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यही है कि नाइट्राइट की केस में डाइल्यूट एसिड यूज़ होता है और नाइट्रेट की केस में कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ होता है। नेक्स्ट ग्रुप रेडिकल में आता है हमारे पास एसीटेट
रेडिकल एसीटेट की केस में कलरलेस ही गैस इवॉल्व होती है, लेकिन उसकी विनीगर लाइक स्मेल होती है। चूँकि ये एसिटिक एसिड ही एज ए गैस इवॉल्व होता है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। इससे इंडिकेशन होगी कि ये एसीटेट ग्रुप जो एसीटेट रेडिकल है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड आता है। ऑक्सैलिक एसिड के केस में कंसनट्रेटेड एसिड के साथ कलरलेस अडरलेस गैस बनती है, जो कि ब्लू फ्लेम के साथ टेस्ट ट्यूब के माउथ पे बर्न होती है, और ये लाइम वाटर को भी मिल्की कर देती है। और ये एक्चुअल में जो इस केस में गैसेस इवॉल्व होती हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करती है। तो इससे इंडिकेशन होती है कि ऑक्सलेट रेडिकल प्रेजेंट है। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल्स की आपने सारी आइडेंटिफिकेशन देख लेनी है कि किस केस में कौन सी गैस इवॉल्व होगी, और गैस को हम चेक करने के लिए कौन सा रीजेंट जो है उसको हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट आपने कुछ रेडिकल्स के जो हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट भी याद करने हैं। सबसे पहले नेम्ड टेस्ट तो जो भी है ना वो तो आपको सब ही आने चाहिए। जैसे क्लोराइड की केस में एक तो ये सिंपल चीज़ है कि हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के लिए के साथ हमने ट्रीट करना है, और हमें पता है इसमें सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी बन जाएंगे, और ये वाइट कलर के पीपीटी होते हैं। ये एक जनरल सा टेस्ट है। इसके अलावा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये बाय नेम भी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी और टेस्ट में भी। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है ये सॉलिड सॉल्ट लेते हैं, इसमें सॉलिड पोटाशियम डाइक्रोमेट ऐड करते हैं और कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में। देन हम उसको हीट करेंगे तो रेडिश ब्राउन फ्यूम बनते हैं, जो कि एक्चुअल में किसके होते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के होते हैं। इसका फॉर्मूला देख लें, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। और ये फ्यूम्स की फॉर्म में जब एवेपोरेट होगा तो हमें फ्यूम्स वहाँ से उठते हुए नज़र आएंगे। और ये यहाँ पे आप इक्वेशन देख सकते हैं। एक्चुअल में जैसे अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्ट थी जिसमें कि क्लोराइड रेडिकल प्रेजेंट था, तो जिसके साथ इसने मिलके क्रोमाइल क्लोराइड बना दिया, और ये एज ए फ्यूम्स हमें नज़र आएगा रेडिश ब्राउन कलर का। नेक्स्ट आप ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए एक एक टेस्ट कर लें। रीजेंट सेम है लेकिन दोनों में रिज़ल्ट डिफरेंट आता है। हमने इनका एक और सोल्यूशन लेना है, उसके अंदर CS2 या CCl4 डाल देना है। कोई भी ऑर्गेनिक ये सॉल्वेंट्स हैं दोनों, इन दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देन हमने KMnO4 फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं और कंसनट्रेटेड HCl डालना है। देन आप इसको जब शेक करेंगे तो ब्रोमाइड की केस में ये जो हमारे इसकी लेयर है CS2 की लेयर या CCl4 की जो लेयर है ये ऑरेंज हो जाएगी, जबकि आयोडाइड की केस में ये जो लेयर है ये वॉयलेट हो जाती होती है। और ये ऑरेंज जो हुई है वो इसलिए हुई है कि उसने ब्रोमीन गैस को एब्जॉर्ब किया था, जबकि आयोडाइड की केस में उसने आयोडीन गैस को एब्जॉर्ब किया था, तो इसलिए वो जो लेयर है टर्न्ड वॉयलेट। नेक्स्ट आप नाइट्रेट का टेस्ट याद कर लें। नाइट्रेट के लिए हम रिंग टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसमें हम ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, और ये जो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। देन हम उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं अलोंग द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। मीन कि जिस टेस्ट ट्यूब में हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें साइड्स के साथ साथ हमने H2SO4 डालना है, तो इसमें एक ब्राउन कलर का रिंग बन जाएगा एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स। ओरिजिनल सॉल्यूशन और FeSO4 के सॉल्यूशंस चूँकि आपस में मिक्स नहीं होते तो इसीलिए उनके दरमियान एक जंक्शन बनती है, और जंक्शन पे हमारे पास जो है एक रिंग बन जाएगा ब्राउन कलर का, जिसके नाम पे हम इसको रिंग टेस्ट कहते हैं। यहाँ पे एक ब्राउन कलर का रिंग बन जाएगा, ऊपर एक सॉल्यूशन है और नीचे एक सॉल्यूशन है। तो ये हम टेस्ट यूज़ करते हैं नाइट्रेट के लिए। कन्फर्मेटरी टेस्ट जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आप इतने भी कर लें तो एनफ होगा। और आई थिंक डिस्कशन जिस तरह से हो रही है तो उसमें आपको वैसे ही ये चीज़ें मेमोराइज़ हो रही होंगी। आप इसको राइट डाउन करें और 2 से 3 दफ़ा ज़रूर इसको रीड कर लें, और इस तरह से आपकी जो मेमोरी में ये चीज़ें रिटेन हो जाएंगी। रिंग टेस्ट को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एसीटेट के लिए एक टेस्ट है, बड़ा मशहूर टेस्ट है, पाम टेस्ट। पाम टेस्ट को हम ऐसे परफॉर्म करते हैं कि हम सॉल्ट लेते हैं और उसको ट्रीट करवाते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ,
और यहाँ चूँकि हम पाम पे ही कर लेते हैं, मीन के हाथ की हथेली पे ही, तो इसीलिए इसको पाम टेस्ट कहते हैं। और देन हम एक ड्रॉप उसमें वाटर डालते हैं, इसको रब करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे फिंगर से ही, तो विनीगर लाइक स्मेल आएगी, जिससे पता चलेगा कि इसमें एसीटेट ग्रुप था और ये यहाँ पे इसकी एसीटेट ग्रुप की कंफर्मेशन हो गई। नेक्स्ट ऑक्सलेट जो ग्रुप होता है, ऑक्सलेट रेडिकल होता है, इसके लिए हम इसका एक सॉल्यूशन लेते हैं, KMnO4 सॉल्यूशन ऐड करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं। और अगर तो KMnO4 का जो कलर है वो डिस्चार्ज हो गया है, ये एक ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें KMnO4 जो है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है और इसकी रिडक्शन होती है ऑक्सलेट आयन की। और अगर तो कलर ऑफ KMnO4 डिस्चार्ज हो जाता है तो ये कंफर्म कर देता है कि इसमें ऑक्सलेट ग्रुप रेडिकल प्रेजेंट थे। नेक्स्ट, अगर तो हमारे पास डाइल्यूट एसिड भी हमने डाला था और कंसनट्रेटेड एसिड भी डाला और कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये इंडिकेशन देगा कि हमारे पास कोई स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स प्रेजेंट हैं। स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स में हमारे पास 2 रेडिकल्स आते हैं, सल्फेट एंड फॉस्फेट। इसको याद करने के लिए आप ये छोटा सा निमोनिक्स याद कर सकते हैं, सॉरी पापा, S फॉर सल्फेट एंड P फॉर फॉस्फेट। इसके लिए आपने जब परफॉर्म करना है, इसमें ग्रुप रीजेंट यूज़ होता है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, इसके साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। अगर तो वाइट PPT बने हैं जो कि डाइल्यूट HCl में इनसोलुबल हैं, तो इसका मतलब ये सल्फेट है। और इसमें एक्चुअल में जो PPT बने होंगे वो बेरियम सल्फेट के बने होंगे। लेकिन अगर तो वाइट PPT ही बने हैं और वो डाइल्यूट HCl में सोलुबल हैं, तो इसका मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट रेडिकल था। और इस केस में जो है इसका बेरियम फॉस्फेट के PPT बने होंगे जो कि डाइल्यूट HCl में सोलुबल हैं। नेक्स्ट आप इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट भी कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ से इंडिकेशन हो गई है जब ये इनसोलुबल इन डाइल्यूट HCl था और ये सोलुबल इन डाइल्यूट HCl था, यहाँ से भी डिफरेंशिएशन हो रही है। अगर आप करना चाहें तो इनमें से कोई एक इन दोनों का कंफर्मेटरी टेस्ट भी कर सकते हैं। देन हम बेसिक रेडिकल्स की बात कर लेते हैं। बेसिक रेडिकल्स के लिए हमने सॉल्यूशन जब प्रिपेयर करना है तो हम इनमें से किसी भी चीज़ में सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्वारेजिया को देख लेते हैं। एक्वारेजिया एक्चुअल में एक मिक्सचर होता है एसिड्स का, जिसमें हमने 3 पार्ट्स HCl को ऐड किया होता है और 1 पार्ट HNO3 को ऐड किया होता है। HNO3 ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और इसको एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट कर देता है। ये जो एटॉमिक क्लोरीन होती है ये डिफरेंट तरह की मेटल्स को डिज़ोल्व करने का काम करती है, क्योंकि कुछ मेटल्स हैं वो वाटर या किसी भी एसिड में डिज़ोल्व नहीं होती, तो उनके लिए ये स्पेशल हम जो है एक मिक्सचर रेडी करते हैं जिसको रॉयल वाटर या आब सुल्तानी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होती, तो उनके लिए हम रॉयल वाटर को यूज़ करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करते वक्त। अगर तो सॉल्ट डिज़ोल्व होती है डाइल्यूट HCl में, तो इसका मतलब है ये इसमें फर्स्ट ग्रुप जो है बेसिक रेडिकल्स का वो एब्सेंट है। अगर तो सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाती है कंसनट्रेटेड HCl में, तो इसका मतलब है कि इसके सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एनालिसिस। तो अगर तो एक PPT बन जाता है डाइल्यूशन के बाद, तो इसका मतलब कि ग्रुप 1 प्रेजेंट है। ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, इनको आप याद कर भी सकते हैं, ना भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप 1 से 2 दफ़ा इसको बस रीड कर लें। अगर तो सॉल्ट जो है वो डाइल्यूट HCl में इनसोलुबल है लेकिन डाइल्यूट HNO3 में सोलुबल है, डिज़ोल्व हो जाती है, इसका भी मतलब है कि ग्रुप 1 जो है वो प्रेजेंट है। अगर सॉल्ट डिज़ोल्व होती है कंसनट्रेटेड HNO3 में या एक्वारेजिया में, और जो सॉल्यूशन को हम एवेपोरेट करेंगे और वो डी डिज़ोल्व हो जाएगी, जो रेजिड्यू आया वो डी डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। तो ये कुछ जो है इंडिकेशंस हैं कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर आप ये याद करना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट जो है डायरेक्ट ग्रुप रेडिकल्स पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बेसिक ग्रुप रेडिकल्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। इनको 6 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। स्टूडेंट्स जो हैं वो एसिड ग्रुप रेडिकल्स तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन उनको असल जो प्रॉब्लम है वो बेसिक ग्रुप रेडिकल्स को मेमोराइज़ करते हुए आती है।
तो इसको आप या तो कोई छोटे छोटे निमोनिक्स के ज़रिए भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप वैसे भी इनको जब रीड करेंगे कुछ दफ़ा तो आपको ये याद हो जाएंगे। जैसे ग्रुप 1 में अगर हम देखें, इसमें सिल्वर, लेड और मरकरी है, और मरकरी का भी इसमें जो है वो Hg+ वाला है, मीन के Ag+1 वाला है। Ag2+2 इसको क्यों लिखते हैं, इसको हम वाइवा वॉइस में डिस्कस करेंगे। देन आपने इनके ग्रुप रीजन्स याद करने हैं, और साथ ही आपने इनके जो पीपीटीज़ बनते हैं, मीन के वो पीपीटीज़ किसके होते हैं, क्लोराइड्स के होते हैं या सल्फाइड्स के होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स के या किसके होते हैं, वो चीज़ें आपने याद करनी हैं। आप ये टेबल को अच्छे से याद कर लें तो आई थिंक कि बेसिक रेडिकल का आपको सिर्फ यही चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, या कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट आपको याद करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी हम ड्राई टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी मेटल जो है वो फ्लेम किस कलर की देगी, बोरेक्स भी टेस्ट में किस तरह बिहेव करेगी, और इस तरह के जो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं वो इसमें मोस्टली होते हैं। ग्रुप 1 का हमने देखा। ग्रुप 1 में 3 रेडिकल्स हैं। इसमें ग्रुप रीजन जो है डाइल्यूट HCl है और क्लोराइड्स इसमें बनते हैं। देन ग्रुप 2 को अगर हम देखें तो इसमें मरकरी +2 वाला है, लेड है, बिस्मथ है, कॉपर और कैडमियम है। इनको आप ऐसे 2A के नाम से याद करें, मरकरी, लेड, बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम। देन इसमें जो है डाइल्यूट HCl और H2S गैस यूज़ होती है, और ये सल्फाइड बनाती है, मीन के इसमें जो पीपीटीज़ बनते हैं वो सल्फाइड्स के होते हैं। देन 2B वाला जो है उसमें टीन +2, टीन +4 और एंटीमनी, SN, SN, SB। ठीक है, इन तीनों को हमने 2B वाले में रखा हुआ है, और इसमें भी ग्रुप रीजन सेम है, और जो रिज़ल्ट आता है, जो पीपीटी बनते हैं वो सल्फाइड्स के बनते हैं। ग्रुप 3 की बात करें तो ग्रुप 3 में हमारे पास आयरन, क्रोमियम और एल्युमिनियम है। इसको आप याद करने के लिए छोटा सा आप याद कर सकते हैं अल्फीकर। अल फॉर एल्युमिनियम, फी फॉर आयरन के 2 रेडिकल्स के लिए, और कर मीन क्रोमियम। इस तरह के जो निमोनिक्स होते हैं छोटे छोटे, ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं अगर इस तरह के निमोनिक्स के ज़रिए आप याद करें। कुछ जो हैं अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट तरह के निमोनिक्स बताते हुए मिलेंगे, जो कि बिल्कुल नेम्स के हिसाब से बनाए हुए हैं, कि डिफरेंट तरह के नेम्स को यूज़ करते हुए उन्होंने बनाया हुआ। लेकिन वहाँ पे फिर ये डिफ़िकल्टी होती है कि आपने उनको कन्वर्ट करना होता है अपने रेडिकल के नेम में, तो वो फिर थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इंटरव्यू में आपको फ़ौरन से चूँकि बोलना होता है, तो आप मीन के बाय मिस्टेक वो नेम भी बोल सकते हो जो आपने निमोनिक्स के तौर पर याद किया हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इनको इनके सिंबल से ही कोई निमोनिक्स बना लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा याद करने में। देन इसके लिए ग्रुप रीजन देख लें जी, नाइट्रिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, और यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट इन्वॉल्व होता है। इसमें जो पीपीटी बनते हैं वो हाइड्रोक्साइड के बनते हैं, और ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये बेसिक मीडियम में इनसोल्युबल होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो इसलिए ये पीपीटी की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप 4 आता है। ग्रुप 4 में अगर हम देखें तो जिंक, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट है। इसको आप याद करने के लिए मिकोनिजन, मी फॉर मैंगनीज, को फॉर कोबाल्ट, नी फॉर निकल एंड जन फॉर जिंक। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, और इसका आप ग्रुप रीजन देख लें, और इसमें जो पीपीटी बनते हैं इसमें भी सल्फाइड ही बनते हैं। 2 और 4 दोनों ग्रुप्स में जो पीपीटीज़ हैं वो सल्फाइड्स के ही बनते हैं, लेकिन 2 वाले जो हैं वो डाइल्यूट HCl में मीन के वो एसिडिक सॉल्यूशन में बनते हैं, जबकि जो 4 वाले हैं वो बेसिक सॉल्यूशन में बनते हैं। ग्रुप 5 का देख लें, इसमें हमारे पास जो 2A ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल का, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, मीन के कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, और इसको आप इस तरह का सरबरा या आप वैसे भी याद कर सकते हैं, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये इजी है। इसका ग्रुप रीजन देख लें, इसमें कार्बोनेट्स बनते हैं जो कि अल्कलाइन मीडियम में इनसोल्युबल होते हैं। ग्रुप 6 में हमारे पास अल्कली मेटल्स आते हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, और उसके साथ साथ अमोनियम केटाइन आता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ग्रुप रीजन नहीं है, सबके लिए डिफरेंट है, तो इसको आप इतनी डेप्थ में ना भी स्टडी करें तो
चल सकता है, लेकिन इनके लिए जो आपका फ्लेम टेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि इन केटाइंस को कंफर्म करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी फ्लेम आएगी। नेक्स्ट बेसिक रेडिकल्स के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं उसके लिए तो आपको ड्राई टेस्ट ही फॉलो करने पड़ेंगे। ड्राई टेस्ट जो हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किए हैं, जिसमें कि हमने कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट था हमारे पास, चारकोल कैविटी टेस्ट था, बोरेक्स बी टेस्ट था, फ्लेम टेस्ट था, और इस तरह से ड्राई टेस्ट थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है जिनमें एक एलुमिनियम के लिए लेक टेस्ट है। लेक टेस्ट को भी हमने प्रीवियस जो ये इस सीरीज़ की वीडियोस है उसमें कंप्लीट डिटेल से डिस्कस किया था। अभी यहाँ देख लें, ओरिजिनल सॉल्यूशन हमने लिया, उसमें फ्यू ड्रॉप्स लिटमस सॉल्यूशन के डाले, उसको एसिडिफाई किया डाइल्यूट HCl के साथ। देन आपने उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देना एक्सेस में, और ब्लू PPT बन के आ जाएंगे जो कि कलरलेस सॉल्यूशन के ऊपर फ्लोट करेंगे और ये लेक लाइक अपीयरेंस आएगी। देन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेरिस आयन और फेरिक आयन में आप कैसे डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, चूँकि ये एक ही बेसिक ग्रुप में प्रेजेंट है तो इसको मज़ीद हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये फेरस आयन और फेरिक आयन को करने के लिए हम रिएजेंट यूज़ करेंगे। जो फेरस आयन है वो पोटाशियम फेरिसायनाइड के साथ, ये पोटाशियम फेरिसायनाइड है, इसके साथ डार्क ब्लू PPT बनाएगा। जबकि जो फेरिक आयन होगा वो इसके साथ नहीं बनाएगा, बल्कि ये पोटाशियम फेरोसायनाइड के साथ, पोटाशियम फेरोसायनाइड सॉल्यूशन के साथ ब्लू PPT बनाएगा। तो इस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देन हमारे पास निकल के लिए एक टेस्ट है, इसको भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि हमने निकल को डाईमेथाइल गलाइओक्साइम DMG जिसको हम कहते हैं, इसके साथ इसकी हमने कॉम्प्लेक्स बनवाना होता है। DMG एक बाइडेंडेट लिगेंड है और ये निकल को चिलेट कर लेगा, और जिसके नतीजे में रेड रोज़ कलर का जो कॉम्प्लेक्स बन के आएगा जो कि इनसोलुबल होगा बेसिक मीडियम में, और ये हमें एज ए PPT ऑब्टेन होगा। तो ये निकल के लिए आप ये वाला कंफर्मेटरी टेस्ट भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो ख़त्म होती है। हमने सॉल्ट एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस किया है। उसके अलावा आपको बताती चलूँ कि ये एक सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है लेक्चरर केमिस्ट्री या केमिस्ट्री की किसी भी पोस्ट के इंटरव्यू और टेस्ट के हवाले से आपके साथ डाटा शेयर किया जाता है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में। तो उस सीरीज़ में ये हमारे पास 15 नंबर की वीडियोस थी। अगर आप कोई भी ऐसे एग्ज़ाम की, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज़रूर चैनल को विज़िट करें और बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।